हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेकिन बचपन की तो एक बात याद होगी, है ना? आप में से किस किस को मम्मी ने डराया है कि अभी अगर ज्यादा मस्ती किया तो ये जलते हुए चिमटे से तुझे टच कर दूंगी। आई होप सबके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमको एक्चुअली उससे डर क्यों लगता था? क्योंकि जलते हुए चिमटे में क्या होती थी? हीट होती थी, है ना? और वो हीट क्या होती है? जिससे हीट हीट ही वो चीज थी जिससे एक्चुअल में डर लगता था। करेक्ट। अगर ऐसे कोई चिमटा रहा टच करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो गर्म है तो बहुत फर्क पड़ेगा। या फिर बहुत सारे बच्चों को आपने किचन सेट वाला गेम खेलते देखा होगा। मैंने तो इतना ज्यादा वो कभी खेला नहीं, लेकिन मैंने देखा है। या आप में से किसी ने खेला होगा। क्या उसमें कभी खाना पकता था? नहीं, थोड़ी देर खेलते थे, फिर जैसे भूख लगती थी वापस मम्मी के पास जाना पड़ता था। और मम्मी बोलती थी इतना किचन किचन खेल रहे थे तो खुद का खाना खा लिया होता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पकता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको हीट नहीं मिलती थी। तो ये जो हीट है, वी कैन सी दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बिना हीट के कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट हीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ टू डू सेवरल थिंग्स। जब हम ऐसे हाथ को रगड़ते हैं तो क्या हो रहा है? जो हमारे हाथ का मैकेनिकल एनर्जी है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यू ऑल कैन ट्राई whether your hands are getting heated. Rub it. Yes, can you see? सो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं और चल दिए गाड़ी लेके, क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी और उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करेंगे चलेगी क्या? नहीं। लेकिन आप उसी में क्या करो? पेट्रोल डाल दो और फिर आप गाड़ी चालू करो, देखो चालू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द पेट्रोल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है? उस कार को या बाइक को या स्कूटी को एक मैकेनिकल मूवमेंट दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। सो लाइक दिस वी सी डिफरेंट एग्जाम्पल, लाइक व्हेन फ्यूल इज बर्न्ट, है ना? अभी ठंडी का मौसम था, सब लोग क्या कर रहे थे? बढ़िया से आग लगा के थोड़ा सा इधर उधर का कचरा जमा करके, पत्ती थोड़ी सी लकड़ी जमा करके हाथ सेक रहे थे। तो उसमें हो क्या रहा था? जो फ्यूल है उसके जो केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, वो किस में हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको ठंडी के समय सेकने में बहुत मजा आती है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक हीटर, है ना? इलेक्ट्रिक हीटर या फिर घर में जो गीजर लगा होता है, व्हाट डज इट डू एक्चुअली? दैट इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो हीट का एक काम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज हाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमको पानी गर्म करने में क्या करता है? मदद करता है। सो वी कैन सी दैट यस, इट्स ट्रू दैट heat is a form of energy, and that is also, and more important thing is that it is very important or useful or essential for us for our survival. अगर आपको हमारे लाइफ में हीट के इफेक्ट्स देखना है, कुछ मत करो, एक बर्तन लो और बर्तन में पानी डाल दो और बढ़िया उसको क्या करो? गैस के ऊपर गर्म करने को रख दो। सबसे पहले आप क्या देखोगे? कि पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट, दैट हीट कॉजेज राइज इन टेम्परेचर। किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। व्हाट इज सेकंड? आप इसको कंटिन्यू गर्म होने दो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? वेपर में, वाटर वेपर, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। सो दिस इज सेकंड थिंग, दैट हीट कॉज चेंज इन स्टेट। हीट कॉज चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, अब क्या करिए? थोड़ा सा कुछ सब्जी ले लीजिए। जैसे से आपने पत्ता गोभी ले लिया, फूल गोभी ले लिया, और उसको क्या करो? पहले आप देख लो उसको कि कैसा था, और फिर उसको पानी में डाल दो, उबलते हुए पानी में। आप देखोगे कि थोड़ी देर में क्या होगा? जो भी आपने सब्जियां डाली वो सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। पहले जो छूने में बहुत कड़क लग रही थी, इट विल बिकम सॉफ्ट, एंड नाउ इवन आप उबली हुई सब्जियां खा भी सकते हैं। कच्ची सब्जियां खाना बहुत मुश्किल है, बट उबली हुई सब्जियां क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। एंड हम लोग जब कुकिंग करते हैं तो यही होता है, हम क्या करते हैं? नीचे फ्लेम। तो बचपन में जो किचन सेट खेलते थे उसमें कभी खाना पकता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर हीट नहीं होता था, नीचे से कोई फायर नहीं रहता था, इसलिए खाना पकता नहीं था। दिस इज द थर्ड इफेक्ट, दैट हीट कॉजेज केमिकल चेंज। हीट कॉजेज केमिकल चेंज। तो देयर इज सम केमिकल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वॉट एवर द फूड यू आर कुकिंग, जो भी हमने गंजी में या फिर कुकर में डाला है वो क्या हो रहा है? पक रहा है, और इसमें केमिकल चेंज आ रहा है, जिसको बाद में खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही हीट के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जैसे कि हम लोग इवन लेट से अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, और अभी क्या होगा? हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ने से हम सब पे फर्क पड़ेगा। जो अभी जानवर रोड पे आराम से घूम रहे हैं, दोपहर के समय में भी, दोपहर के 12-1 बजे भी वो चुपचाप किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठे रहेंगे, है ना? हम लोग जो एकदम आराम से निकल जाते हैं अभी
11 बजे, 12 बजे, 2 बजे हमको क्या कर, हम लोग नॉर्मली निकलना अवॉइड करेंगे, चुपचाप एसी में बैठे रहेंगे। और सबसे भयंकर चीज कि अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वी नो दैट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, और ये गर्मी के सीजन में और ज्यादा हो जाता है और देखने को मिलता है, जिससे हम सबको परेशानी होती है और हम लोग बाहर निकलना अवॉइड करते हैं और अंदर घर में एसी में बैठना प्रेफर करते हैं या फिर कूलर के सामने। सो वी कैन सी हीट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ऑल्सो हीट कॉजेस, जैसे हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, लेकिन सबसे पहले हमने देखा था पानी गर्म होना चालू हो रहा था और बाद में चेंज इन स्टेट हो रहा है, और इसके बीच क्या होता है, एक्सपांशन। तो कोई भी चीज गर्म होती है, एक्सपांड होती है, और उसके बाद चेंज इन स्टेट होता है, तो हीट कॉजेस expansion also. So these are the different effects of it. There can be more, but we are discussing this many now. But the question arises, why is expansion happening? Okay, temperature rise हुआ, okay, expansion actually में क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो क्या होता है, एक बार वो गुस्सा हो गया तो फिर मारपीट धूम धड़ाका चालू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो रहा है। जब हम किसी चीज को, पानी को, या लेट से कोई लोहा है ना, कोई मेटेलिक चीज है, उसको भी गर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, वो क्या होते हैं, फास्ट मूव करना चालू कर देते हैं। पहले भी वो मूव करते हैं धीरे धीरे, लेकिन एकदम से फास्ट मूव करना चालू कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनको क्या लगती है, ज्यादा जगह लगती है ना। एग्जाम्पल के लिए लेट से कोई स्टेशन है ना, अभी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के स्टेशन पे हुआ, लोग आराम से चल रहे थे, सब अपना अपना चल रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया, भगदड़ मच गया। अब जैसे ही भगदड़ मचा तो लोगों को क्या लगेगी, ज्यादा जगह लगेगी इधर उधर भागने के लिए, क्योंकि सब अब रैंडमली भाग रहे हैं, एक डायरेक्शन नहीं है। नाउ दे वांट मोर स्पेस। सिमिलरली इट हैपेंस इन थिंग्स आल्सो। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा मूवमेंट, उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर दे रिक्वायर मोर स्पेस। इसके वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब वो एक्सपांड होते हैं। अब सॉलिड में एक्सपांशन कम होता है। क्यों कम होता है भाई? क्योंकि जो उसके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, देयरफॉर उसको अगर हमें मूव करना है या उसको एक्सपांड करना है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड में एक्सपांशन और ज्यादा होता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड। ऑन द अदर हैंड जो गैसेज है उसमें एक्सपांशन सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो सबसे कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो वी विल आई वुड लाइक टू समराइज दिस दैट इफ यू हैव सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड गैस, तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आई एम राइटिंग इंटरमॉलिक्यूलर, पहले स्पेसेस लिखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, नेक्स्ट कम्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके, एंड अगर आपको उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो हीट रिक्वायर्ड, ये तीन चीजें, ओके। वी हैव टेकन दिस थ्री पैरामीटर्स। सो सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लेस, ओके, और you can say that intermolecular spaces they are closely packed, they are loosely packed, liquids are liquid में loosely pack होता है और gases में very loosely packed, and therefore intermolecular forces are very high, this is medium and this is very low। आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, कुछ चीजें आपको पता होगी एकदम कंफर्म होगी, कुछ चीजें नहीं पता होगी कंफ्यूजन होगा तो उसको लिख सकते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन इन सॉलिड विल बी मैक्सिमम, इसमें मीडियम, और इसमें तो आप थोड़ा सा गर्म करोगे गैस में क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा, इसमें वेरी लेस, ओके। सो दिस इज हाउ वी समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपांशन इन दिस। Now what this expansion is very important, or the expansion is very significant in our surrounding। अलग अलग जगह expansion होता है, एग्जाम्पल जैसे कि, और इस expansion का प्रिंसिपल अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई बार हैजार्डस भी हो सकता है, जैसे कि कभी कभार यूजफुल भी हो सकता है, कभी कभार हैजार्डस भी हो सकता है। यूजफुल कहाँ पे होता है, मान लो कभी आपने लेट से मम्मी आपका टिफिन रख रही थी और स्टील का डब्बा था और गरम गरम सब्जी रख दिया और ढक्कन लगा दिया। अब होता क्या है कि ये गरम गरम सब्जी में जो भाप थी उसकी वजह से वो एकदम टाइट हो जाता है। या फिर कभी कभार कोई मेटल कैप है, उसको कंपनी से आया सील होके तो बढ़िया सील था, अब ये खुलता ही नहीं है हाथ से, अब हम कितनी भी ताकत लगाए नहीं खुलता। ये सब्जी का जो टिफिन होता है उसको खोलने में डर रहता है कि भाई अचानक से अगर खोला और वो मतलब इधर उधर मतलब तेजी से निकला और सब्जी पूरी बिखर गई तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको गर्म पानी में रखो, जो मेटल कैप है आपका बॉटल कंटेनर को उसको क्या करो, गर्म पानी में रखो या उसको हल्का सा हीट करो,
ठीक है, जैसे आप हीट करोगे यू विल सी दैट वो इजीली खुल जाएगा। क्या हुआ? एक्सपांशन। जैसे आपने हीट दिया उस मेटल कैप में एक्सपांशन हुआ और वो ढीला हो गया और अब क्या हो गया? आसानी से खुल गया। तो ये जो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्स में आते हैं, इसमें रीजन लिखने के लिए आता है। तो फिर क्या होगा? जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में रीजन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, कई बार जो इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं, ओके आई नीड टू इरेज इलेक्ट्रिक केबल्स। व्हाट हैपेंस, जब भी कोई कंपनी होती है एमईसीबी वगैरह, एमईसीबी या कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी स्टेट की कंपनी है, जब वो लोग इलेक्ट्रिक लाइंस बिछाते हैं तो व्हाट डू दे डू? सपोज दिस इज वन पोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज सेकंड पोल, सो दे जनरली लूजन द वायर बाय सम एंगल। थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको लूज रखते हैं, इसे कहते हैं सैगिंग। इसे क्या कहते हैं? सैगिंग। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब गर्मी का सीजन होगा जो अभी आ रहा है तो इसमें क्या होता है? एक्सपांशन होता है और ये सैगिंग बढ़ जाती है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब ठंडी आती है तो इस वायर में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो वायर सिकुड़ता है, और अगर आपने स्ट्रेट रखा इसको, अगर आपने क्या रखा? स्ट्रेट, और ये सिकुड़ेगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। circuit or this wire will break, and therefore what happens, we apply or we give sagging to the wires in the electric poles so that it can bear the contraction and relaxation in different season. Okay, next is कि रेलवे ट्रैक में भी ये बहुत काम का होता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में इतनी गर्म हो जाती है कि रेलवे ट्रैक में ट्राई टू एक्सपांड, और अगर आपने उसको पूरा सीधा सीधा एक लोहे का ट्रैक बना दिया और वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा एक्सपांड होकर टेढ़ा हो गया तो जैसे ही ट्रेन आएगी गिर जाएगी, एंड इट कैन बी हैजार्डस, बहुत लोगों की जान जा सकती है। सो व्हाट डू दे डू? जनरली दो ट्रैक के बीच में क्या करते हैं वो लोग? स्पेस रखते हैं, ऐसे छोटी सी स्पेस छोड़ देते हैं। आप चाहो तो कभी ट्रैक के पास जाओ तो आप देख सकते हैं। सो जब एक्सपांशन होता है तो यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर क्या होती है? स्पेस मिल जाती है, सो दैट इसको ये अगर जरूरत पड़े तो एक्सपांड हो जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो। मतलब ये जो रेलवे ट्रैक है वो बैंड ना हो, अगर बैंड हुआ इट मे कॉज एक्सीडेंट। सो दिस इज देयर दैट स्पेसेस आर केप्ट बिटवीन टू consecutive railway tracks to avoid any kind of hazardous accident. नेक्स्ट इज, जब कोई अभी पहले तो ब्रिज अलग तरीके से बनते थे लेकिन आजकल स्टील ब्रिज होता है, लेकिन स्टील एक मेटल है और अगर ज्यादा हीट होगी ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होता है? स्टील एक्सपांड होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो ब्रिज होता है उसके यहाँ पर एक रोलर प्रोवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? एक रोलर प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर कोई एक्सपांशन होगा तो ये रोलर क्या होगा? मूव करेगा। एक्सपांड होगा तो रोलर आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रोलर पीछे आ जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट होगा क्या, या फिर ब्रिज ब्रेक होगा क्या? बट अगर मान लो आपने दोनों तरीके से इसको प्रॉपर एकदम परमानेंट ज्वाइन कर दिया था, अब इसको एक्सपांड होना है तो इसको एक्सपांड होने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कोलैप्स। एंड देयरफॉर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कोलैप्स ऑफ ब्रिज, व्हाट डू? वी अप्लाई अ रोलर ऑन वन साइड टू अलाउ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज, मान लो कभी कभार आपके बीकर में गर्म ठंडा पानी रखा हुआ है और आपने एकदम से उसमें गर्म पानी डाल दिया, या गर्म पानी रखा और आपने एकदम से ठंडा पानी डाल दिया, तो क्या होगा? देयर विल बी सडन हीट चेंज। या फिर कोई पानी नहीं रखा है, आपने सिंपली गर्म पानी डाला, एकदम से गर्म पानी डाला, तो अभी क्या हो रहा है? टम्बलर का देखो एक ऐसा लेयर है, टम्बलर का क्या ऐसा लेयर है, उसकी कुछ थिकनेस रहेगी, अंदर वाला पार्ट एकदम से गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट एंड इट ट्राइज टू एक्सपांड। ये क्या करता है? एक्सपांड होने की कोशिश करता है। लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है ये अभी भी ठंडा है, ये एक्सपांशन होने देगा क्या? नहीं। बट अंदर से फोर्स लगा रहा है एक्सपांड होने के लिए, तो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एकदम से फूट जाता है ना? ऐसा कई बार केमिस्ट्री लैब में जब बच्चे नए नए जाते हैं तो ऐसे कभी कभार धोखा हो जाता है। तो कभी भी हमें याद रखना है कि ऐसे टम्बलर में हमें एकदम से गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। लेकिन आजकल इसका सॉल्यूशन आ गया है, इंडस्ट्रीज में स्पेशल टाइप के ग्लासेस यूज होते हैं, सब पायरेक्स ग्लास कहा जाता है, जो कि इतने जल्दी एक्सपांड नहीं होता है और उसकी वजह से टम्बलर टूटता फूटता नहीं है। बट जनरली इफ यू टेक अ नॉर्मल टम्बलर और नॉर्मल ग्लासवेयर और नॉर्मल ग्लास यूटेंसिल and if you put hot water, very hot water, it may burst. Okay, so this is there. अब हमने हीट पढ़ लिया, लेकिन अब हीट को मेजर कैसे करें? तो उसके लिए एक टर्म आता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोई चीज कितनी गर्म है तो कितनी गर्म है, ठंडी है तो कितनी ठंडी है, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के तीन यूनिट्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है। वैसे ही टेम्परेचर को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट एंड तीसरा डिग्री केल्विन। जो ये डिग्री केल्विन है
दिस इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ज्यादातर जो साइंटिस्ट है या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज होते हैं वो क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट हम बचपन से सुनते आ रहे होंगे, करेक्ट। लेकिन इसका कन्वर्जन एग्जाम में आता है, इसका कन्वर्जन एग्जाम में आता है कि इसको कन्वर्ट करो, इसके लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक ही फॉर्मूला याद करो, वैसे केल्विन का बहुत ईजी है, हमें याद होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर दो, 273 से ऐड कर दो, 273 सॉरी डिग्री केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट केल्विन। रिगार्डिंग दिस सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सो एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना पड़ेगा, दैट फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। हाउ डू वी डू इट, ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, इसलिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको दिया है कि सेल्सियस में 95 है, 95 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। हाउ डू यू डू इट, देयर इज अ फॉर्मूला, जस्ट सब्स्टिट्यूट फ़ारेनहाइट F इक्वल टू 9/5, C इज 95 प्लस 32। तो 5 का टेबल याद होना चाहिए, 5 1 5, 5 19 95, 19 9 171 प्लस 32। So how much will it become, 2 plus 1 3, 7 plus 3 10, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 95 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया होता, अगर आपको दिया होता 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में करो, तो आपको यही फॉर्मूले में क्या करना है, फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू रख देना है। क्या करेंगे आप, लाइक 203 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। You have to convert it into degree Celsius. How will you do? Substitute. F की जगह क्या रखेंगे, 203 इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अभी 32 इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। सो इट विल बिकम 203 minus 32, 3 minus 2 1, 10 minus 3 7, and this will become 1. So 1 equal to 9/5 into C. So अब ये 5/9 इधर जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 171 into 5/9, 9 1 9, 9 9 1 9, 9 9 81 और 19 5 कितना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन से 203 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, झमेला खत्म। कई बार बुक में 2 फॉर्मूले होते हैं, इसी को क्या करता है, इंटरचेंज करके ट्रांसपोज करके वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का अलग फॉर्मूला बना देता है। अगर आपको याद रखना है तो ऑफ कोर्स यू कैन रिमेंबर, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर अ सिंगल फॉर्मूला। और अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू रखो, सॉल्व करो, सेल्सियस की वैल्यू दी है तो सेल्सियस में वैल्यू रखो और सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसीलिए कई बार टीचर्स लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसको देते हैं, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं और एक आध दो एंगल सॉरी नॉट एंगल, एक आध दो टेम्परेचर लेके क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कन्वर्जन कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं या उसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन इसको मेजर प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, हमारे घर में अगर हमें मेजर करना है या डॉक्टर को हॉस्पिटल में मेजर करना है, साइंटिस्ट को अपने लैब में मेजर करना है, तो हाउ डू दे मेजर, सो देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। व्हाट, थर्मामीटर। नाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अब ये कुछ थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, कुछ सेल्सियस में मेजर करते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है कि आपको कुछ रीडिंग वीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वहां पे डिजिटल वैल्यू दिखा देता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, 97 डिग्री और फ़ारेनहाइट है। ओके, तो जो भी रहेगा वो डायरेक्टली क्या कर देता है, आपको डिजिटली बता देता है। बट yes, this is an important device to measure temperature. Now there are two types. One is laboratory thermometer, जो कि साइंटिस्ट लोग या फिर जो भी रिसर्चर लोग हैं वो लैब में यूज करते हैं। एंड देयर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज विद डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास होता है या फिर हम लोग को वो मेडिकल शॉप में मिलता है, हम खरीद के अपने घर पे भी रख सकते हैं, कभी टेम्परेचर नापना है तो नाप सकते हैं। ओके, नाउ बट देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस। ओके, और ये थर्मोमीटर पहले बनता कैसे है, तो ये सिंपली क्या, एक प्रकार का ग्लास ट्यूब है, एक क्या है, ग्लास ट्यूब। और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, अगर इसमें लिक्विड है तो जनरली क्या होगा, मर्क्यूरी या फिर कोई ऐसा लिक्विड होगा इसमें जो कि हमको रीडिंग देगा। एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं स्टेम, तो एक लंबा सा जो ट्यूब होता है इसे क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और यहाँ पे सेंसर होता है जो कि क्या कहता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके हिसाब से इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो क्या होता है, राइज होता है, लिक्विड का लेवल राइज होता है और उसको फिर हम
हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं और रीडिंग लेके हम बताते हैं कि जो भी चीज को हमको हमने टेम्परेचर मेजर किया उसका टेम्परेचर एक्चुअल में है कितना। ओके, बट देर आर सर्टन प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ अगर हमें टेम्परेचर को सही मेजर करना है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो बल्ब होता है, जो यहाँ पर नीचे बल्ब होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है, वो पूरा लिक्विड में होना चाहिए, या जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो। अगर वो आधा रहा आधा नहीं रहा तो बराबर मेजर कर पाएगा क्या? नहीं। दूसरा क्या होता है, ये बहुत डेलिकेट चीज है, थर्मामीटर ग्लास का बना है ना, कांच का है, बहुत डेलिकेट है, हल्का सा भी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि इसको हैंडल अच्छे से करना है। दूसरा, हमें बल्ब को नहीं पकड़ना होता है, हम कहाँ से पकड़ते हैं, इसको ऊपर से पकड़ते हैं। दूसरा, अगर हमें रीडिंग लेना है तो रीडिंग हम कैसे लेते हैं, ऐसे नीचे रख के नहीं लेते हैं या ऐसे ऊपर रख के नहीं लेते हैं, वी कीप इट इन फ्रंट ऑफ आई, पैरेलल टू द आई, एंड रीड इट प्रॉपर्ली सो दैट देयर इज नो एरर। ऐसे साइड में नहीं रखते हैं, इधर लेके कर रहे हैं या फिर इधर लेके कर रहे हैं, थर्मोमीटर को रीड कर रहे हैं, नो, वी कीप इट इन फ्रंट ऑफ आवर आई। सो दीज आर द फ्यू प्रिकॉशंस। सिमिलरली व्हेन यू आर मेजरिंग इट, कीप इट अपराइट नॉट टिल्टेड, इसको ज्यादा टेढ़ा भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज क्या होता है, हीट फ्लो में प्रॉब्लम आएगा, हीट फ्लो में प्रॉब्लम आएगा तो टेम्परेचर रीडिंग अच्छे से मिलेगी नहीं। तो ये तो हो गया हमारा प्रिकॉशंस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि जब हम लोग इसको जनरली हम लोग कैसे मेजर करते हैं, या तो हम मुंह के अंदर रखते हैं या फिर आर्म पीट पे रखते हैं, करेक्ट। तो जब हम ऐसे रख रहे हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग अच्छे से इसको रखना होता है सो दैट उसको पूरी हीट मिले। ऐसा नहीं कि आधा बाहर रखा थर्मोमीटर, जो बल्ब है थर्मोमीटर का आधा बाहर रखा है, नो, इट इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ डायरेक्ट बॉडी, और रीडिंग करते समय हमको उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें स्टेम होता है और यहाँ पर एक छोटा सा किंक होता है। Okay, and this works on the principle of contraction and relaxation. So when we take out it from our body, generally what happens, this what we say, this column of mercury contract, और यहाँ पे क्या होता है, किंग पे ब्रेक हो जाता है, किंग पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमको रीडिंग इजीली मिल जाती है। इसकी जरूरत लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में। फिर हमने एक बार रीडिंग ले ली, उसको झटकते हैं तो वापस क्या होता है, जो मर्क्यूरी होता है जो यहाँ पे ब्रेक हुआ होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है, एंड देन वी आर रेडी टू टेक अनदर रीडिंग। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर द हीट। ओके, और इस जस्ट लेट मी रिवाइज इट इन 1 minute। Now first we have discussed कि how heat is produced. So heat can be produced in different ways, जैसे कि हमने देखा था कि हैंड को रब कर सकते हैं, heat is produced in the form of from you with the help of petrol in vehicle, जो मैकेनिकल मूवमेंट लेके आता है ना। कई बार ये एग्जांपल मैंने जब ही नहीं दिया, अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि पंखा जब बहुत देर तक चलता है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। या बल्ब, जो बल्ब है 60 वॉट का बल्ब आता है जो हम पहले यूज करते थे पीला कलर का, वो थोड़ी देर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता है उसका उस फिलामेंट का नॉर्मली जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। या ठंडियों के सीजन में हमने क्या किया, हाथ से का हीट, हमने क्या की, जो सूखी चीजें थी उसको जला के हीट जनरेट की, सो दैट हम लोग को थोड़ा उतना ठंडी का आभास ना हो और थोड़ा गर्म लग सके। तो ये हीट है, अलग अलग तरीके से हमारे लाइफ में क्या होता है, काम आता है। और फिर हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ हीट, क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ हीट है, दैट इट कैन कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर, it can cause change of state, it increases the volume or it causes expansion, it causes chemical change, and it also affects living organism। और हम लोग इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला तो हम अच्छे से महसूस करने वाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत पास आ गई है। फिर एक्सपांशन में हमने देखा, हमने सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर किया कि उनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में क्या रिलेशन है, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और अगर हमें उसमें एक्सपांशन लाना है सॉलिड लिक्विड या गैस में तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी और किसमें कम देनी पड़ेगी। देन वी सॉ एक्सपांशन अराउंड अस, एग्जांपल्स ऑफ मेटल कैप, रेलवे ट्रैक, द सैगिंग इन द इलेक्ट्रिक केबल वायर, उसके बाद स्टील ब्रिज, ऐसे हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि इसको मेजर करने के लिए क्या आई है, टेम्परेचर स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। स्पेलिंग्स इनकी थोड़ी ध्यान से याद रख लेना, अदरवाइज बहुत ज्यादा गलतियां होती है। और उसके बाद हमने लास्ट देखा कि टेम्परेचर को मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। उसमें हमने 2 टाइप देखा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब सिलेंड्रिकल विथ इक्वल क्रॉस सेक्शन। क्लिनिकल में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, किंक आ जाती है। इसको मेजर करते समय प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं ये हमने देखा। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े समय में कवर किए। आप लोगों को बुक पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, बीच बीच से रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लेंगे, सो दैट अगर बीच से भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वे आई डिक्लेयर द चैप्टर। I hope you must have understood, but in case you have any doubt, surely you can message or you can comment in the
comment box. Okay, and if you're liking this series, please like and subscribe, share it with your friends so that everyone can benefit. And if you want any other chapter of any subject, either maths or science, any other chapter, if you want me to revise or if you want me to make a video, then do comment in the comment box. I'll try to make it as soon as possible and serve you in that way. Thank you very much. Hare Krishna.